Hello students, this is Chetan Kumar Yadav, your chemistry teacher, and today we have here just discuss about your first topic for first unit, that is the chemical reaction and chemical equation. And today हमारा जो टॉपिक है वो है chemical reaction and its properties. Chemical reaction, chemical reactions, पहले इसी को पढ़ते हैं फिर प्रॉपर्टी की बात करते हैं। ठीक है, केमिकल रिएक्शन किसको कहते हैं इस बात को समझते हैं। तो डिफाइन कर रहा हूं, डेफिनेशन सुनो इसकी ठीक से। द फिनोमिना इन विच ए केमिकल कंपोजिशन ऑफ एनी कंपाउंड शुड बी चेंज थ्रू एनी प्रोसेस दैट आर नोन एज द केमिकल रिएक्शन। क्या बोला? द फिनोमिना इन विच केमिकल कंपोजिशन ऑफ any substance or compound should be changed through any process is called as the chemical reaction। या फिर क्या कह सकते हैं, when the chemical arrangement of any compound should be changed through any process that is known as the chemical reaction। जो चीज मैंने अंग्रेजी में बोली उसको हिंदी में समझा रहा हूं, समझो इस चीज को। किसी भी प्रोसेस से जब किसी कंपाउंड की केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो जाए, बदल जाए वो, तो हम कहेंगे कि वहां केमिकल रिएक्शन हुई है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल से समझते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, इसको बच्चों बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। और जब इस कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है, हीटेड किया जाता है, ये जो साइन मैंने लगा दिया यहां ट्राइंगल का, इसको डेल्टा बोलते हैं। और इसका मतलब ये होता है जब ये इस केमिकल रिएक्शन में एरो के साइन के ऊपर रख दिया जाता है तो इसका मतलब हम हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ठीक है, जब इसको गर्म किया जाता है तो ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस में। ये सॉलिड है, ये भी सॉलिड है, ये गैस है। क्लियर? अब जिस चीज की मैं बात कर रहा हूं केमिकल कंपोजिशन में चेंज होना, उस पर डिस्कस करते हैं। यहां इसकी केमिकल कंपोजिशन किसको कहते हैं, केमिकल कंपोजिशन, वो आगे डिस्कस करेंगे। अभी एक बार यहां देखो, अगर इसकी केमिकल कंपोजिशन की मैं बात करूं तो यह कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन, इनके बीच जो रेशो है वो है ये 1:1:3। 1 यूनिट ऑफ कार्बन कैल्शियम है, 1 यूनिट ऑफ कार्बन है एंड 3 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन है। क्लियर? जब इसमें चेंज हो गया, इसको हीटेड किया गया, गर्म किया गया, तो यहां कैल्शियम और ऑक्सीजन का जो रेशो हो गया वो हो गया 1:1। नाउ हियर इज द 1 यूनिट ऑफ कैल्शियम एंड 1 यूनिट ऑफ ऑक्सीजन। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की बात करूं तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का जो रेशो है वो है 1:2। क्लियर? कार्बन 1 यूनिट है, ऑक्सीजन 2 यूनिट है। तो देखो ये चेंज हो चुका है पूरी तरह। यहां कैल्शियम के साथ 1 कार्बन और 3 यूनिट ऑक्सीजन की मौजूद थी, लेकिन अगर इधर मैं देखता हूं तो कैल्शियम के साथ केवल 1 ऑक्सीजन मौजूद है, कार्बन है ही नहीं। ठीक है, यहां मैं देखूं तो इस जगह कार्बन जो था उसके साथ 1 यूनिट कैल्शियम और 3 यूनिट ऑक्सीजन की ऐड थी, लेकिन यहां कार्बन के साथ केवल 2 यूनिट ऑक्सीजन ही मौजूद है। तो मैं बोलूंगा कि केमिकल कंपोजिशन बदल गई है पूरी तरीके से। कैल्शियम कार्बोनेट की कंपोजिशन कुछ अलग थी और जो यहाँ पे प्रोडक्ट बने हैं उनकी कंपोजिशन बिल्कुल ही कुछ अलग है। इज दैट क्लियर? इसको ही बोला जाता है चेंज इन केमिकल कंपोजिशन। आगे बढ़ सकते हैं, तो आपको डिफाइन करना हो केमिकल रिएक्शन को, आप बोलोगे द प्रोसेस इन विच द केमिकल कंपोजिशन ऑफ एनी कंपाउंड शुड बी चेंज, दैट इज नोन एज द केमिकल रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं केमिकल कंपोजिशन के बारे में कि केमिकल कंपोजिशन किसको कहा जाता है। तो केमिकल कंपोजिशन को डिफाइन किया जाता है द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स with their constituent ratio in the chemical structure of any compound is known as the chemical composition of respective compound। क्या बोला? किसी केमिकल कंपाउंड की स्ट्रक्चर में जो एलिमेंट्स हैं उनका एक कॉन्स्टिट्यूएंट रेशो जो ये रहा, इस रेशो के साथ जो अरेंजमेंट है उसी को उसकी केमिकल कंपोजिशन कहा जाता है। इज दैट क्लियर?
आ रही है बात समझ में। और एक केमिकल कंपोजिशन में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड हो सकती है। फर्स्ट वन इज द अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स विद देयर कॉन्स्टिट्यूएंट रेशो। सेकंड थिंग क्या रहेगी, अरेंजमेंट ऑफ, पहला तो क्या बोला मैंने, पहला मैंने बोला अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट विद कॉन्स्टिट्यूएंट रेशो। सेकंड थिंग क्या रहेगी, अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड्स, बॉन्ड्स मतलब केमिकल बॉन्ड्स, जो बॉन्ड्स होते हैं उनका अरेंजमेंट। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट थिंग क्या बोला जाएगा, अरेंजमेंट ऑफ केमिकल जियोमेट्री बोल सकते हो, केमिकल जियोमेट्री, या फिर बोला जाएगा अरेंजमेंट ऑफ केमिकल बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल, जो बॉन्ड्स होते हैं उनके बीच जो एंगल होता है उनका अरेंजमेंट। ये तीन जो चीजें यहां लिख दी गई है, ये केमिकल कंपोजिशन में इंक्लूड रहती है किसी भी कंपाउंड में। पहला क्या, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट विद देयर कॉन्स्टिट्यूएंट रेशो। सेकंड क्या, अरेंजमेंट ऑफ केमिकल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, ऐसा कुछ आगे पढ़ेंगे हम थोड़ा सा इसके बारे में, ठीक। और थर्ड चीज क्या, अरेंजमेंट ऑफ जियोमेट्री, या फिर बोलेंगे अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड एंगल। क्या चीज समझाना चाह रहा हूं, थोड़ा सा समझना, इस चीज को समझना जो मैंने बोली है। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, इसी पर डिस्कस कर रहा हूं अभी। इस कैल्शियम कार्बोनेट में बच्चों अगर आप अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल तो समझ में आ गया होगा, जो यहां बताया गया है कि 1 1 और 3 का रेशियो है। एक बार बॉन्ड और जियोमेट्री की बात चल रही है। जो कैल्शियम की, अगर मैं इसकी स्ट्रक्चर आपको दिखाऊं तो कुछ ऐसी होती है। एक जो कैल्शियम होता है वो 2 ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड, इनको बोल रहा हूं बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है, ठीक है। और ये दोनों ऑक्सीजन फिर आगे कार्बन से बॉन्डेड रहती है, और ये जो कार्बन होता है ये फिर डबल बॉन्ड से एक ऑक्सीजन से बॉन्डेड रहता है। ये है कैल्शियम कार्बोनेट की स्ट्रक्चर। अगर मैं कैल्शियम ऑक्साइड की स्ट्रक्चर पर डिस्कशन करूं आप लोगों से, तो इसमें एक कैल्शियम डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन से जुड़ा होता है। अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड की स्ट्रक्चर की बात करूं तो एक कार्बन 2 ऑक्सीजन से डबल बॉन्ड से बॉन्डेड होता है। बच्चों किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ बॉन्ड कभी भी बदलते नहीं है। कोई भी कंपाउंड बना ले वो हमेशा उसके बॉन्ड वही रहेंगे, उतने ही नंबर्स में रहेंगे। यहां कैल्शियम के साथ 2 बॉन्ड है, यहां देख लो कैल्शियम के साथ 2 ही बॉन्ड है। ऑक्सीजन चाहे इस दोनों ऑक्सीजन को देख लो या इस ऑक्सीजन को देख लो, तीनों ही जो ऑक्सीजन है इस समय आपको जो दिखाई दे रही है उनके साथ 2 बॉन्ड है। ये ऑक्सीजन है, इसके साथ एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, एक ऑक्सीजन ये रही, इसके साथ एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये रहा, ये ऑक्सीजन इसके साथ 2 बॉन्ड ये रहे। तो इधर आ जाओ, यहां भी ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड है। कार्बन डाइऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है इसके साथ भी डबल बॉन्ड ही है, 2 से ज्यादा नहीं है, 2 से कम नहीं है। कार्बन की बात करें, यहां कार्बन के साथ कितने बॉन्ड है, 4, 1 2 3 4। यहां कार्बन के साथ कितने बॉन्ड है, 1 2 3 4। क्लियर है। तो बॉन्ड्स कभी नहीं बदलते हैं, बट बॉन्ड का अरेंजमेंट बदल जाता है जब केमिकल चेंज होता है या कंपाउंड के साथ केमिकल रिएक्शन हो जाती है तब। यहां बॉन्ड का अरेंजमेंट कुछ अलग डिफरेंट टाइप से था, यहां कुछ अलग डिफरेंट टाइप से हो गया। आगे बात समझ में। स्ट्रक्चर की बात करूं, जियोमेट्री की बात करूं, तो ये जो स्ट्रक्चर है बच्चों यहां पे आपको जो दिखाई दे रही है, इस स्ट्रक्चर को बोला जाता है टेट्राहेड्रल। आगे बड़ी क्लासेज में जब केमिस्ट्री लोगे पढ़ोगे तो आपके समझ में आएगा। टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बोला जाता है। और ये दोनों ही स्ट्रक्चर, कार्बन डाइऑक्साइड की भी और कैल्शियम ऑक्साइड की भी, इसको बोला जाता है लीनियर स्ट्रक्चर। हिंदी में रेखीय, सीधी रेखा में, सीधी लाइन में। क्लियर। तो क्या होता है कि एक केमिकल जो कंपोजिशन होती है कंपाउंड की, उसमें 3 चीज इंक्लूडेड रहती है। पहला अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट विद देयर कॉन्स्टिट्यूएंट रेशो, सेकंड वन अरेंजमेंट ऑफ केमिकल बॉन्ड, एंड थर्ड वन इज द जियोमेट्री या बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल या जियोमेट्री एक ही वर्ड है। देखो यहां पे बॉन्ड एंगल ये है,
ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं, समझ गए? यहाँ पे बॉन्ड एंगल ये, यानी मैं कुछ डिग्री यहाँ लिख सकता हूं नाप करके कि यहाँ कितने डिग्री का बॉन्ड है। आ रही बात समझ में? यहाँ कार्बन के साथ जो बॉन्ड है बच्चों, ये 109.28 डिग्री का है। आगे बड़ी क्लासेस में पढ़ा दी जाएंगी आपको ये सारी चीजें। लेकिन यहां जब मैं बॉन्ड नापना चाहूं इस ऑक्सीजन और उसके बीच, आपको साफ दिख रहा है एक सीधी लाइन, यानी 180 डिग्री। यहां भी अगर मैं इस बॉन्ड को नापना चाहूं तो कितना है? 180 डिग्री। ये चेंज हो गया। तो जब जो एक केमिकल कंपोजिशन होती है उसमें तीन चीजें इंक्लूडेड रहती है, और ये तीनों जब बदल जाए या तीनों में से कोई एक बदल जाए या दो बदल जाए तो हम कहेंगे वहां केमिकल चेंज हुआ है और वहां पर केमिकल रिएक्शन हुई है। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ सकते हैं? चलो डिस्कशन करते हैं प्रॉपर्टीज और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन की क्या क्या प्रॉपर्टीज हो सकती है या क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकते हैं, उस पर डिस्कशन कर रहे हैं। प्रॉपर्टी ऑफ केमिकल रिएक्शन, प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन कह लो, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कह लो। बच्चों जब किसी कंपाउंड के साथ केमिकल रिएक्शन होती है या उसकी कंपोजिशन में केमिकल चेंज होता है तो वहां दो टाइप के चेंज आपको देखने को मिलेंगे। फर्स्ट वन इज द फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज, और सेकंड देखने को मिलेगा केमिकल चेंज। ठीक है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। पहले डिस्कस करते हैं हम केमिकल चेंज पर। केमिकल चेंज के थ्रू तो क्या होता है, बस एक ही लाइन बोलनी है कि केमिकल अरेंजमेंट बदल जाता है। अब केमिकल अरेंजमेंट में क्या क्या चीज बदल जाती है, वही चीजें जो अभी डिस्कस की है पीछे। पहला क्या, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल, अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट बदल जाता है। ठीक है, दूसरी चीज क्या बदल जाती है, अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड, केमिकल बॉन्ड, और तीसरी चीज क्या बदल जाती है, बॉन्ड एंगल, अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड एंगल कह लो, या फिर कह लेंगे क्या, जियोमेट्री ऑफ कंपाउंड। क्लियर? जब केमिकल चेंज, जब बात करें केमिकल चेंज की, तो केमिकल चेंज के थ्रू तीन चीजें बदल जाएंगी कंपाउंड की, अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स, और कह सकते हैं अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूट रेशियो ऑफ एलिमेंट और पार्टिकल्स। नेक्स्ट अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड, जो अभी दिखाया गया था कि बदल जाता है। ठीक है, और तीसरी चीज क्या बदल जाती है, अरेंजमेंट ऑफ बॉन्ड एंगल। ये तीन चीजें एक केमिकल चेंज में इंक्लूडेड है, ये सब बदल जाता है। इससे कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा फिजिकल चेंज में से। इस पर थोड़ा हम जो है ठीक से डिस्कस करते हैं। फिजिकल चेंज में क्या क्या चेंज हो सकते हैं, चार चेंज देखने को मिल सकते हैं बच्चों आपको फिजिकल चेंज में। क्या क्या, फर्स्ट चेंज इन फिजिकल स्टेट, जिस कंपाउंड के साथ केमिकल चेंज हो रहा है उसकी फिजिकल स्टेट बदल सकती है। सेकंड क्या बदल सकता है, चेंज इन कलर ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड का कलर बदल सकता है। थर्ड चीज क्या बदल सकती है, टेम्परेचर, जो कंपाउंड आपने ले रखा है उसका टेम्परेचर बढ़ सकता है या घट सकता है जब केमिकल चेंज होगा। और फोर्थ क्या, किसी केमिकल चेंज में आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि गैस इवोल्व होती है, बनती है। इज दैट क्लियर? ये चार चेंज देखने को मिल सकते हैं, यानी ये उन चेंजेस की बात चल रही है जिनको आप अपनी जो 5 सेंस ऑर्गन है, 5 सेंस ऑर्गन है, उनसे ऑब्जर्व कर सके। केमिकल चेंज को आप अपने सेंस ऑर्गन से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, उसके लिए कुछ केमिकल मेथड्स हैं, उनके बिहाफ पर आप उनको ऑब्जर्व कर सकते। बड़ी क्लास में केमिस्ट्री लोगे, पढ़ोगे तो आपको समझाई जाएगी वो चीजें। ठीक है, बट ये जो चेंजेस हैं इनको आप अपने 5 जो सेंस ऑर्गन है उनके थ्रू आप देख सकते हो। क्लियर है? पहले डिस्कस करते हैं फिजिकल स्टेट पर। जब किसी कंपाउंड में केमिकल चेंज होता है तो उसकी फिजिकल स्टेट बदल सकती है। सिंपल से एग्जांपल से समझा रहा हूं, आपके एनसीईआरटी बुक का ही है।
हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों रिएक्शन कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और वाटर फॉर्म कर रहे हैं H2O। जब एक कंटेनर में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को हाई प्रेशर पर कंप्रेस्ड कर दिया जाता है, एक दूसरे के साथ मिला दिया जाता है, तो वाटर फॉर्म होता है बच्चों, ठीक है, हाई प्रेशर पर। आप देखोगे कि हाइड्रोजन जो थी वो पहले गैस फॉर्म में थी, ऑक्सीजन भी पहले गैस फॉर्म में थी, बट आफ्टर द केमिकल चेंज इन बोथ दे शुड कन्वर्ट इनटू लिक्विड। ये किस में कन्वर्ट हो गई? लिक्विड में। ये एक सिंपल सा एग्जांपल आपके एनसीईआरटी बुक का वो आपको बताया गया है कि एक केमिकल जब चेंज होता है, केमिकल रिएक्शन होती है, तो जो फिजिकल स्टेट है वो बदल सकती है। यहाँ पे हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बोथ हैव नेचुरली गैस स्टेट, बट आफ्टर द केमिकल रिएक्शन with each other these are convert into liquid form in the form of water. is that clear है? आगे बढ़ते हैं, सेकंड की बात करते हैं। सेकंड जो चेंज है बच्चों वो था चेंज इन कलर। चेंज इन कलर, अब कलर की बात कर रहे हैं। जब किसी कंपाउंड में केमिकल चेंज होता है तो हो सकता है उसका कलर बदल जाए। क्लियर? चेंज इन कलर। एग्जाम्पल से समझाते हैं बच्चों। ये है लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस। ये फॉर्मूले रटना मत, ये फॉर्मूले जो लिख रहा हूं उनको रटना मत। अगर आपकी आदत है रटने की तो वो तब है जब आपको ये नहीं पता कि ये फॉर्मूले लिखे कैसे जा रहे हैं। लाखों मिलियंस ऑफ फॉर्मूलाज देयर आर इंक्लूडेड इन द केमिस्ट्री, और कितने का आप रटोगे और कितनों के नाम रटोगे। इनका पैटर्न होता है, लिखने का तरीका होता है जो यहाँ फिट होना चाहिए भेजे में। तो अगर आप लोगों को वो नहीं पता है तो ऑनेस्टली मुझे बता देना वो चीज, ठीक है। एक क्लास करेंगे पर्टिकुलर इसी चीज के लिए जब आपको फॉर्मूले ही लिखवाने सिखा दिए जाएंगे और नाम लिखने सिखा दिए जाएंगे। क्लियर है? आगे बढ़ता हूं। इसको बोला गया लेड नाइट्रेट। ये रिएक्ट कर रहा है किसके साथ? पोटासियम आयोडाइड के साथ। बच्चों ये भी और ये दोनों साल्ट हैं। लैब में ले जाके आपको दिखाऊंगा, दोनों सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। इनको हम क्या करेंगे, दो टेस्ट ट्यूब ले लेंगे। ये रही एक टेस्ट ट्यूब और ये दूसरी टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में मैंने ये वाला लेड नाइट्रेट डाल दिया और दूसरे में ये पोटासियम आयोडाइड डाल दिया। ये लो सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, सॉलिड फॉर्म में। अब इनकी एक्वस फॉर्म बनाएंगे। सॉलिड फॉर्म में एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, इसलिए इनका सॉल्यूशन बनाएंगे, एक्वस फॉर्म बनाएंगे। किसको बोला जाता है एक्वस फॉर्म? जब किसी साल्ट को, सॉलिड साल्ट को वाटर के अंदर डिसोल्व करके उसका सॉल्यूशन बना लिया जाता है, प्योर वाटर के अंदर, डिस्टिल वाटर के अंदर, तो हम उसको एक्वस फॉर्म बोलते हैं। इसके अंदर वाटर ऐड कर देंगे H2O दोनों के अंदर, तब इनका सॉल्यूशन बन जाएगा वाटर के अंदर, उसको बोला जाएगा एक्वस फॉर्म। क्लियर? तो इनकी एक्वस फॉर्म बना करके और फिर आपस में मिक्स कर देंगे। या तो इस टेस्ट ट्यूब को उठा के इसमें डाल दो या इसको उठाकर इसमें डाल दो, तब इन दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन हो जाएगी। रिएक्शन होने से पहले आपको ऑब्जर्व करना है इनका कलर कि ये होते कैसे हैं। लैब में ले जाके आपको दिखाया जाए, केमिस्ट्री लैब में आप देखोगे इन दोनों का ही व्हाइट कलर होता है। कैसा? व्हाइट, या कह सकते हो कलरलेस। केमिस्ट्री में जिसका व्हाइट कलर है उसके लिए दूसरा वर्ड यूज किया गया कलरलेस। इनका कोई कलर नहीं होता, व्हाइट होते हैं। इज दैट क्लियर? और जब इनकी एक्वस फॉर्म बनाकर, सॉल्यूशन बनाकर एक दूसरे में मिक्स किया जाता है तो बच्चों दो प्रोडक्ट बनते हैं। एक बनता है PbI2, इसको लेड आयोडाइड बोला गया है। दूसरा जो प्रोडक्ट बना, आगे जगह नहीं है बोर्ड पर, मैंने ऊपर की तरफ लिख दिया है KNO3, पोटासियम नाइट्रेट। क्लियर? अगर रिएक्शन बैलेंस करना आपको सिखाया जाएगा, मैं इसको बैलेंस करूंगा, या 2 लगा दूंगा या 2 लगा दूंगा, ये बैलेंस हो गई। आगे सीखोगे बैलेंस करना, अभी बस जस्ट हम एंट्री हुए हैं चैप्टर में, आगे टॉपिक आएगा, सिखा दिया जाएगा आपको, कोई टेंशन मत लो। आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं ये कहना चाह रहा था, जब इन दोनों के एक्वस सॉल्यूशन को आपस में मिलाएंगे तो इन दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन होगी और ये दो नए प्रोडक्ट बनेंगे। और यहाँ जो ये लेड आयोडाइड बनेगा बच्चों, ये कैसे कलर का बनेगा? येलो, येलो प्रेसिपिटेट बनता है इसका। प्रेसिपिटेट किसको बोला गया? प्रेसिपिटेट।
ये जैसे आपने सॉलिड, लिक्विड और गैस 3 स्टेट पढ़ी है ना मैटर की, वैसे ही एक मैटर की स्टेट है जो बिटवीन सॉलिड और लिक्विड होती है, और ये वाटर के अंदर डिजोल्व नहीं होती है, अपने आप में घुलती नहीं है, अलग रहती है। ठीक है, पनीर देखा है, पनीर दूध फट जाता है जब उसके बाद पनीर बन जाता है, वो पनीर प्रेसिपिटेट ही होता है, किसका? लैक्टस प्रोटीन का, अपने आप में प्रेसिपिटेट है पनीर या चीज जिसको आप कहते हो। आप उस पनीर को पानी में डाल के घोलने की कोशिश करो, वो डिसोल्व नहीं होगा उस वाटर के अंदर। आ गई बात समझ में? तो जैसे पनीर व्हाइट कलर का दिखता है ना, वैसे इसका पनीर जैसा ही सिस्टम बनेगा, लेकिन वो येलो कलर का होगा। तो क्या हुआ, जब ये पहले थे तो व्हाइट कलर के थे, और जब केमिकल रिएक्शन हो गई इनके बीच तो कलर कैसा हो गया? येलो। ये तो व्हाइट ही रहेगा, ठीक है, सॉल्यूशन की फॉर्म में अलग से कलरलेस दिखता रहेगा, जिसके अंदर नीचे वाली चीज डिसोल्व नहीं होगी। बट जो नीचे वाले PbI2 है, जिसको लेड आयोडाइड कहते हैं, ये लेड आयोडाइड येलो कलर का बनेगा। तो क्या कहना चाह रहा हूं कि जब एक केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पर कलर ऑफ कंपाउंड चेंज हो सकता है। इज दैट क्लियर? सभी रिएक्शन में वो ऐसा नहीं कहा जा रहा है, बट ये बस बताया जा रहा है कि कुछ फिजिकल ऑब्जर्वेशन होते हैं जिनको आप नोटिफाई कर सकते हो अपने 5 सेंस ऑर्गन के थ्रू। किसी केमिकल रिएक्शन में हो भी सकते हैं तो किसी में ना भी हो। बाकी केमिकल चेंज तो सब में होते ही होते हैं, जिनको आप अपनी आंखों से, कानों से, इनसे महसूस नहीं कर सकते हो। उनके लिए कुछ केमिकल मेथड्स है, उन्हीं के बिहाफ पर आप देख सकते हो या समझ सकते हो। आगे बात समझ में? तो ये सेकंड चेंज था, सेकंड फिजिकल चेंज था, कलर चेंज इन कलर की। जब किसी कंपाउंड के साथ केमिकल रिएक्शन होती है तो हो सकता है कि उसका कलर चेंज हो जाए। नेक्स्ट पर डिस्कस करते हैं, दैट इज द चेंज इन टेम्परेचर। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर। ठीक बच्चों, एक कंपाउंड है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं इसको। ठीक है, जब इसको वाटर में डिसोल्व किया जाता है, वाटर में ऐड किया जाता है, या वाटर और इसको दोनों को ऐड किया जाता है, तो नया कंपाउंड बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे ये रिएक्शन फिर रिपीट होगी आपकी टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में, तब और ब्रीफली इसको पढ़ाया जाएगा आपको। अभी सिर्फ इतना समझाना चाह रहा हूं बच्चों कि जब कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर को आपस में आप मिलाओगे तो पहले इनका जो टेम्परेचर रहेगा वो रहेगा एनवायरमेंटल टेम्परेचर, जो भी एनवायरमेंट का होगा। कैल्शियम ऑक्साइड एक व्हाइट कलर का पत्थर जैसा, स्टोन जैसा दिखने वाला मटेरियल है, वाटर आप जानते ही हो। तो आप थर्मामीटर से वाटर का टेम्परेचर भी ले लो, और इसका तो वो है ही जो एनवायरमेंट में पत्थर पड़ा है बाहर, इस समय उतना ही गर्म है जितना एनवायरमेंट का टेम्परेचर है। सॉरी, जब आप इन दोनों को मिलाएंगे तो एक नया प्रोडक्ट बनेगा, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा ना बच्चों, ये कैसे सिस्टम में दिखेगा आपको? बॉईल होता हुआ, बिल्कुल उबलता हुआ, यानी इसका टेम्परेचर अबाउट 100 डिग्री चला जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? इन दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन हुई है, और इस प्रोसेस में हीट एनर्जी रिलीज होती है, बाहर निकलती है। इस टाइप के प्रोसेस को बोला जाता है एक्सोथर्मिक प्रोसेस। आगे पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में। ये क्या चीज है थोड़ा सा समझाता हूं, इसको आपने अपनी एवरीडे लाइफ में भी देखा है कहीं ना कहीं। एक आप जो दिवाली के आसपास जब अपने घरों में व्हाइट वॉश करते हो तो एक व्हाइट कलर का पत्थर लाया जाता है, जिसे आप अपनी आम भाषा में कहते हो कली। हो सकता है कुछ और बोलते हो, मेरे यहाँ गांव में इस चीज को यही बोला जाता है। आ गई बात समझ में? कली, व्हाइट वॉश, इंग्लिश में बोलते हो तुम व्हाइट वॉश। ये लाते हो आप, ठीक है, और इसको वाटर के अंदर डिसोल्व करते हो। दीवार पर करने से पहले उसको किसी कंटेनर में डाल के पानी मिला दिया जाता है। आप देखते हो जब उसमें वाटर मिलाते हैं तो वो उबलने लगता है, गर्म हो जाता है बिल्कुल। ठीक है, ये वही रिएक्शन बोर्ड पर लिखी गई है जो आप अपनी आंखों से उस समय देखते हो जब व्हाइट वॉश करने के लिए अपने घर में उस चीज को यूज कर रहे होते हो। तो यहां पर हुआ क्या कि कुल मिला के जो टेम्परेचर था वो इंक्रीज हो गया, ऊपर उठ गया। ठीक है,
क्या सभी, तो मैं कहना सिर्फ इतना चाह रहा था कि जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो हो सकता है टेम्परेचर भी बदल जाए, वो इंक्रीज हो जाए। तो क्या हमेशा इंक्रीज ही होते हैं, डिक्रीज नहीं होते? डिक्रीज भी हो सकता है। कुछ केमिकल रिएक्शन ऐसी होती है जहां डिक्रीज हो जाता है, जैसे ये वाला प्रोसेस है, इसमें तो इंक्रीज हुआ है, इसको बोला जाएगा एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कि हीट बाहर एग्जिस्ट हुई है, बाहर निकली है। ठीक है, आप सिंपल सा एक्सपेरिमेंट अपने घर में ही करके देख सकते हो। क्या करना है, एक गिलास वाटर का लो, गिलास में वाटर लो, ठीक है, और उसके अंदर शुगर या साल्ट की 2, 3, 4 चम्मच डाल दो। थोड़ा डालोगे तो महसूस नहीं कर पाओगे, थोड़ा ज्यादा क्वांटिटी ऐड करो। जैसे मैंने लिया साल्ट और इसके साथ मैंने ऐड कर दिया वाटर को। ठीक है, आपको क्या करना है, इस गिलास में वाटर लेना है, वाटर का पहले टेम्परेचर, थर्मामीटर लगा दो इसमें, और थर्मामीटर लगा करके टेम्परेचर नोट कर लेना है। वो कितना होगा, एनवायरमेंट के टेम्परेचर के आसपास, मान लेते हैं कितना, 30 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, वो इतना टेम्परेचर होगा। अब उसके अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे NaCl यानी कि साल्ट या फिर शुगर, जो भी आपको अच्छा लगे ऐड कर दो। ठीक है, ऐड कर दिया, थर्मामीटर को वहीं लगा रहने दो सिस्टम में, या फिर पहले डिसोल्व करके चम्मच से और फिर दोबारा थर्मामीटर लगा दो। अब टेम्परेचर नोट करो, आप देखोगे टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, और डिक्रीज होकर हो सकता है ये 28 डिग्री हो जाए, या हो सकता है 27 डिग्री हो जाए, या 29 पॉइंट समथिंग हो जाए, 29 हो जाए, लेकिन डिक्रीज जरूर होगा। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ है, इस प्रोसेस में जो हीट है वो एब्जॉर्ब की गई है, जिसकी वजह से टेम्परेचर, बाहर के एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर था, यानी गिलास का जो टेम्परेचर था, उसमें भरे मटेरियल का जो टेम्परेचर था, वो डिक्रीज हो गया। इज दैट क्लियर? तो हम यहां पर कहेंगे ये चीज कि टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है। ऐसा क्यों हुआ ये और बता देता हूं। आपकी नजर में वो वाटर एक नमकीन घोल है, साल्टी घोल है, सॉल्यूशन है, आप उसको उठा के पी भी सकते हो, बट यहाँ एक केमिकल रिएक्शन हुई है जिसके थ्रू ये सोडियम और क्लोराइड आयन, ये आयोनिक कंपाउंड है, ठीक है, आयन की फॉर्म में, और ये वाटर, इनका आयोनाइजेशन हो गया, और क्या क्या प्रोडक्ट मिले मुझे यहाँ पर, एक सोडियम पॉजिटिव आयन मिला, एक क्लोराइड नेगेटिव आयन मिला, एक H पॉजिटिव आयन मिला, एक OH नेगेटिव आयन मिला। आगे बात समझ में, कहां से मिल रहे हैं, यहां पर जो मुझे सोडियम पॉजिटिव और क्लोराइड नेगेटिव आयन मिल रहे हैं, ये तो मिले मुझे सोडियम क्लोराइड से, इससे यहां से मिले। ठीक है, और ये जो नीचे वाले आयन मिले, ये किससे मिले, वाटर से। सोडियम क्लोराइड ने इसका आयोनाइजेशन कर दिया, और इसने, वाटर ने इसका आयोनाइजेशन कर दिया। आप लोग पढ़ोगे बड़ी क्लासेज में इस चीज को, इस प्रोसेस को या इस रिएक्शन को बोला जाता है आयोनाइजेशन रिएक्शन। ठीक है, क्या हो रहा है, या सोडियम और क्लोरीन के बीच यहां पे एक अट्रैक्शन फोर्स था, इन पर अपोजिट चार्ज था ऐसे, और ये एक अट्रैक्शन फोर्स से एक दूसरे के साथ ऐसे बंधे हुए थे, टाइटली बंधे हुए थे। जब इनको अलग अलग किया गया, आयंस की फॉर्म में इनको दूर हटाया गया, तो उस अट्रैक्शन फोर्स को हटाने के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ी। उस अट्रैक्शन फोर्स की लिमिट्स को खत्म करने के लिए बाहर से एनर्जी की जरूरत पड़ी। तो सिस्टम ने, ग्लास में जो आपने सॉल्यूशन बना रखा था, उस सिस्टम से उस एनर्जी को एब्जॉर्ब किया गया, इसलिए पूरे सिस्टम का टेम्परेचर क्या हुआ, डिक्रीज हुआ। सेम थिंग यहां पर है, जो हाइड्रोजन है ये इस तरीके से यूं जुड़े हुए थे, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, वाटर के अंदर। जब इनके बीच का ये अट्रैक्शन फोर्स खत्म किया गया इस फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, तो यहां भी एनर्जी की जरूरत पड़ी, इसलिए सिस्टम की एनर्जी एब्जॉर्ब कर ली गई, और एब्जॉर्ब करने की वजह से जो टेम्परेचर ऑफ सिस्टम था वो डिक्रीज हो गया। तो क्या कहेंगे, केमिकल चेंज या केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर इंक्रीज भी हो सकता है, ऊपर वाला एग्जांपल, और टेम्परेचर डिक्रीज भी हो सकता है, नीचे वाला एग्जांपल। इज दैट क्लियर? तो चेंज इन टेम्परेचर आपको देखने को मिल सकता है कब, जब एक केमिकल चेंज होता है तब। आगे बढ़ते हैं, लास्ट की बात करते हैं, जो लास्ट फिजिकल चेंज आपको बताया गया, इवोल्यूशन ऑफ गैस। जब कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो हो सकता है उसमें कोई गैस भी बने, और आपको गैस हो सकता है वो कलरलेस गैस है, इसलिए दिखाई नहीं दे, आंखों से उसके फ्यूम्स, धुआं जिसको बोलते हैं, वो दिखाई नहीं दे। जैसे आप लकड़ी वकड़ी जलाते हो तो सफेद काले कलर का धुआं आपको दिखाई देता है, ग्रे कलर का, दिखाई ना दे पर कुछ महसूस जरूर करोगे। एक एग्जांपल है एनसीईआरटी का, आपका उसको यूज कर रहा हूं, जिंक मेटल, सॉलिड जिंक मेटल, इसके दाने, ग्रेन्यूल्स को H2SO4 के साथ ऐड किया, इसको बोलते हैं सल्फ्यूरिक एसिड।
इसके साथ ऐड करोगे तो प्रोडक्ट बना ZnSO4 जिंक सल्फेट और साथ में बच्चों बनेगी हाइड्रोजन गैस। क्लियर? ये जिंक ग्रेन्यूल्स इस सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे, जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनाएंगे। क्या करना है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर ऐसे जिंक ग्रेन्यूल्स, ये जिंक के दाने हैं, छोटे 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 टुकड़े टूटे हुए जिंक मेटल के, वो डाल दिए और फिर थोड़ा सा इसमें 5-10 ड्रॉप्स किसकी ऐड कर दी, H2SO4 की ऐड कर दी। जैसे ही H2SO4 आप इसमें ऐड करोगे आपको इसमें बबल्स बनते हुए नजर आएंगे, बुलबुले, ठीक है, बनते हुए नजर आएंगे। वो बुलबुले किसके उठ रहे हैं, वहां पर बबल्स किसके बन रहे हैं, ये बन रहे हैं हाइड्रोजन गैस के। क्लियर? आप इस टेस्ट ट्यूब में बाकायदा वैसी आवाज, सनसनाहट की आवाज आपको सुनाई देगी ठीक से, पीसफुल माहौल में अगर ये एक्सपेरिमेंट कर रहे होंगे तो जैसे आप वाटर को बॉईल करते हो, चाय बनाते हो, दूध गर्म करते हो, तो जो जो वो गर्म होता आता है एक सनसनाहट की आवाज आने लगती है ना, वैसी आवाज आपको यहाँ पे सुनाई देगी। आ रही है बात समझ में? जो बताए, जो इस चीज का प्रूफ होगी कि हाँ कोई ना, यानी अपने इस सेंस ऑर्गन से, कान से आप ऑब्जर्व कर पाओगे कि हाँ कोई गैस बन रही है। वन थिंग, अगर आप बिल्कुल एक्सपेरिमेंटली इसको चेक करना चाहते हैं कि रियल में हाइड्रोजन गैस बन रही है तो आप चेक भी कर सकते हो। कैसे? एक जलती हुई कैंडल या फिर आप एक जलती हुई माचिस की जो तिल्ली है, ये कैंडल है, ये जलती हुई कैंडल इसके ऊपर लेके आएंगे या मैच बॉक्स में से तिल्ली जला करके लेके आएंगे। आप जानते हो यहां से हाइड्रोजन गैस बन के ऊपर उठ ही रही है। और ये भी आप जानते हो, पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हो कि हाइड्रोजन गैस एक्सप्लोजिव गैस होती है। तो जैसे ही जब ये फ्लेम ऑफ कैंडल इसके टच में आएगी हाइड्रोजन गैस के में, तो एक भक ऐसे धमाके की सी आवाज आपको सुनाई देगी, यानी एक्सप्लोजन आपको सुनाई देगा वहां पर, और तेजी से फ्लेम जलने लगेगी, ज्यादा तेजी से जलने लगेगी, जो इस बात का प्रूफ होगा कि हाँ इस टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन गैस फॉर्म हो रही है। एंड व्हेन इट शुड बी जस्ट कॉन्टेक्ट विद द फ्लेम ऑफ कैंडल दैट इट शुड एक्सप्लोज्ड, ये एक्सप्लोज्ड हो जाती है और जो फ्लेम होती है वो भी तेजी से जलने लगती है। इज दैट क्लियर? यहां आकर के आपकी ये क्लास बच्चों खत्म होती है। आज आपने पढ़ा क्या क्या, केमिकल रिएक्शन एंड द प्रॉपर्टीज ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्लियर? इसमें जो चीज मैंने आपको पढ़ाई है इसके नोट्स मैं इस वीडियो के साथ वर्ड शीट की फॉर्म में सेंड करूंगा, वो यूं के यूं आप प्रिंट आउट निकाल करके अपने पास स्टोर कर सकते हो। फर्स्ट वन, सेकंड आप उनको देख करके और जो अपनी नोटबुक में भी मेंशन कर सकते हो। लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी आपके साथ, जो नोट्स मैंने बना रखे हैं वो वर्ड में कंप्यूटर के अंदर बने हुए, लैपटॉप के अंदर, तो हो सकता है क्या, अगर आप अपना लैपटॉप या डेस्कटॉप यूज कर रहे हो उस शीट को खोलने के लिए, तब तो किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपके साथ नहीं आएगी। बट अगर मान लो कि ऐसा हो रहा है कि आप फोन यूज कर रहे हो तो आपके फोन में हो सकता है कि जो टेक्स्ट या लाइनें हैं वो ऊपर नीचे या थोड़ी डिस्टर्ब के साथ दिखाई दे, आपको ऊपर नीचे हो जाए मामला। तो आप चाहते हो कि वो वैसे के वैसे ही रहे, उसमें कोई चेंज ना हो, बिल्कुल एज इट इज एज वो नोट्स आपको दिखाई दे। तो आप क्या करोगे, अगर फोन यूज कर रहे हो तो अपने फोन में आप दो एप्स आती है, एक तो होती है WPS के नाम से, WPS वर्ड बोलते हैं, ठीक है ये, और एक एप्स होती है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। ये दो एप्स हैं, गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएंगी। इन एप्स को सर्च करना और इसमें से कोई भी एक एप्स, ज्यादा बेटर होगा WPS वाला, इसमें सबसे बढ़िया दिखाई देता है, ठीक है, हर एक फॉर्मेट को ये जो है ना वो कर लेती है, फॉलो कर लेती है। इनमें से कोई भी एक एप्स आप डाउनलोड कर लेंगे और जो सीट में भेजूंगा उसको इन एप्स में ओपन करोगे तो आपको वो सीट एज इट इज एज वैसी ही नजर आएगी, उसमें कोई चेंज नजर नहीं आएगा। आप चाहो तो उन सीट का प्रिंट आउट लेकर के स्टोर कर सकते हो एज ए नोट्स। रोज आपको वीडियो मिलेंगे कंटिन्यूस, अब तक तो मैंने यूट्यूब से वीडियो भेजे हैं, ठीक है, क्योंकि कुछ सोर्सेज नहीं थे, यूं मान लो, अब सब कुछ अरेंज कर लिया गया है। तो रेगुलर आपकी क्लास होगी, रेगुलर आपको वीडियो मिलेंगे रोज सेशन के हिसाब से, और उनके नोट्स भी मिलेंगे। आप उनको जो है ना अपने पास स्टोर करोगे जैसे मैं बता रहा हूं उसी फॉर्मेट में। इज दैट क्लियर? थैंक यू वेरी मच। बाकी डिस्कस करेंगे कल, आज के लिए इतना ही काफी है।